एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने उनकी थोड़ी बहुत मदद की क्योंकि जो घाव उन लोगों ने मेरे दिल पर लगाया था वह तो किसी कीमत भरने वाला नहीं था। और आज उनकी लाचारी और बेबसी देखकर मैं उनके गुनाहों का पता लगा सकता था। अल्लाह ने बहुत जल्द इन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। शायद अफसाना को इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दुख दिया था। ये कहानी 25 साल पहले शुरू हुई थी। हुआ कुछ यूँ था, मैं अपनी बीवी और 3 महीने के बच्चे को छोड़कर दुबई चला गया। हर बार जब मैं हिंदुस्तान लौटने का जिक्र करता तो मेरी माँ और भाई मुझे अपनी मजबूरी की दास्तान सुनाकर रोक देते। इसी तरह 10 साल बीत गए। मेरी बीवी को कैंसर हो गया और वह बेचारी मेरी विनती करती रही कि वापस लौट कर आ जाओ, मगर मेरे सामने मेरे घर वालों की मजबूरियाँ थी। मेरी बीवी यूँ तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने अपने चाचू के फ़ोन से छुपाकर मुझे मैसेज दिया कि पापा वापस आ जाओ वरना ये मुझे मार देंगे। जब बिना बताए हिंदुस्तान आया तो ये देखकर हैरान रह गया। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुआ था। मुझे रोजगार के सिलसिले में दुबई आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा था और हमेशा मेरे माँ बाप ने मुझे यही समझाया था कि घर के छोटों की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर है, क्योंकि मेरे बाप बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम अफजल है। मैं लखनऊ के करीब एक गाँव में रहने वाला हूँ। पहले मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई मेरी मम्मी ने बार बार मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में 2 घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र शुक्र करने वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वो कोई फरमाइश कर देती तो मेरी माँ उसे ढेरों बातें सुनाती थी। हमारा एक करीबी रिश्तेदार जब से दुबई गया उसके घर के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। मम्मी ने मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया था कि बेटा तुम भी दुबई चले जाओ। मेरी बीवी को उसके माँ बाप की तरफ से दिया हुआ जेवर अच्छा खासा ही मिला था। मम्मी ने बार बार कहना शुरू कर दिया मैं अफसाना का जेवर बेचकर अपना विदेश जाने का खर्चा पूरा कर लूँ और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी तो तुम उसका जेवर वापस बनवा देना। मैंने ये बात अपनी बीवी से की तो वह हैरान हो गई, क्योंकि मेरे घर के हालात तो ऐसे ही थे कि शादी में थोड़ा बहुत जेवर ही उसे पहनाया गया था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं दुबई पहुंचते ही सबसे पहले उसका जेवर बनवा दूंगा। उसके 2 भाई थे और वह अकेली बहन थी। उसने इस बात पर मुझे ये जेवर दे दिया कि ये बात उसके भाइयों को किसी तरह पता ना चले, क्योंकि अफसाना जानती थी ये बात जब मेरे माँ बाप तक पहुँचेगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। खुदा ने जल्द ही मुझे औलाद की खुशखबरी दे दी। मेरी माँ का रवैया शुरू से ही अजीब था। वो मेरे मुंह पर तो अफसाना का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अफसाना जब भी ये कहती कि मम्मी मुझे बात बात पर डांटती हैं तो मैं अक्सर चिढ़ जाता और अफसाना को सख्ती से कहता कि वो माँ बेटे के बीच में फूट डालने की कोशिश ना करे। मेरी बहन नुसरत के होते हुए वो घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी अफसाना पर ही थी। अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो डॉक्टर मुझे सख्ती से कहती उसे इस वक्त आराम और सुकून की ज़रूरत है, और साथ ही वह मुझे बहुत सारा समझाते कि उसके खाने पीने का भी ध्यान रखो, फल दूध भी इस हालत में खाए जाते हैं। लेकिन मैं दुबई जाने के चक्कर में इस तरह उलझ गया था कि मैं कई महीने पहले ही लखनऊ की कंपनी को रिजाइन दे चुका था और इस दौरान मैंने अपना पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात एजेंट को दे दिए थे। अफसाना जब भी मुझे किसी चीज़ को लाने को कहती तो मेरी माँ परेशान हो जाती, और जब मैं मम्मी से कुछ पैसे मांगने जाता तो मुझे घर के खर्चे की लंबी लिस्ट दिखा देती और साथ ही ये कहती कि तुमने नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी करती है। जब मेरे सास ससुर को इन हालातों का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी को खर्चा पानी देना शुरू कर दिया। अफसाना अब मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। मेरी एक बहन थी और हम 2 भाई थे, जिनकी सारी जिम्मेदारी अब अफसाना के कंधों पर ही थी, क्योंकि मम्मी का कहना था बहन तो बहुत छोटी है, अब घरों में हमेशा छोटी ननद की जिम्मेदारी बहू की होती है। मेरी माँ माशाअल्लाह खूब सेहतमंद थी। जब भी अफसाना किसी काम के लिए छोटी बहन को कहती तो माँ गुस्से में कह देती तुम काम को हाथ मत लगाओ, मैं खुद ही कर लूँगी, और फिर अफसाना शर्मिंदगी से काम में दोबारा लग जाती थी। एक दिन अचानक अफसाना की तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेकर गए। खुदा ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा था। मैं और मेरी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन मम्मी ने यहाँ पर भी ये कहा कि हमारे खानदान में तो सबसे पहला बेटा होता है। हम दोनों मियाँ बीवी उनकी ये बात सुनकर चुप हो गए। अफसाना के माँ बाप भी अस्पताल में मौजूद थे। मम्मी जल्दी वापस चली आई। खैर मैं घर आकर अपनी हैसियत के हिसाब से मिठाई बांटी और अपनी बेटी का नाम जुबैदा रखा। जुबैदा बहुत ही प्यारी थी। जब जुबैदा 3 महीने की हुई तो मेरा वीज़ा आ गया। जैसे जैसे दुबई जाने का दिन नज़दीक आ रहे थे मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर परेशान होता जा रहा था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इतनी छोटी सी बेटी और बीबी को छोड़कर इतनी दूर कैसे चला जाऊं। फिर माँ बाप की तरफ देखा तो बहन भाइयों की तरफ देखा तो यही सोचता कि चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे उनके लिए इतना तो करना ही चाहिए। मैं समझता था कि 2-3 साल में हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। अफसाना हर वक्त उदास रहती थी और फिर दुबई जाने का दिन भी आ गया। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई सब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए थे। अफसाना भी उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने ये कहकर उसे रोक दिया कि उसे और बच्ची को देखकर मुझे दुबई जाने में मुश्किल होगी, तो इसलिए उसे अपनी बच्ची के साथ घर पर ही रहना चाहिए। मुझे मम्मी की ये बात बहुत कड़वी लगी थी, लेकिन मैं चुप हो गया। अपनी बीवी को कमरे में जाकर गले से लगाया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसे दोबारा जिंदा नहीं देख पाऊंगा। मैंने जुबैदा को प्यार किया और उसे फिर अफसाना की गोद में दे दिया। जब मैं घर से निकला तो वो बहुत गम के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और उस वक़्त तक मेरी तरफ हाथ हिलाती रही जब तक हम गली के उस पार नहीं चले गए। माँ बाप बहन भाइयों की दुआओं के साथ मैं दुबई आ गया। ये मेरे कजन ने मेरे लिए पहले से ही नौकरी का इंतजाम कर दिया था। लखनऊ में मुझे 25,000 की तनख्वाह मिलती थी, अब यहाँ मुझे हिंदुस्तानी 1 लाख मिलना शुरू हो गए। काम बहुत ही ज़्यादा सख्त था, लेकिन मैं दिल लगाकर काम करता रहा। काम के साथ ही मुझे कमरे में मौजूद दूसरे लड़कों की तरह अपनी बारी पर खाना भी बनाना पड़ता, कपड़े भी धोने पड़ते। इस वक्त मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद सताती थी। मैं रोज़ ड्यूटी से आकर अपने हिस्से के काम निपटाकर माँ और बीवी से बात करता। एक एक करके सबसे मेरी बात हो जाती, लेकिन जब भी अफसाना से बात करना चाहता तो मेरी माँ कमरे में ही बैठी रहती। मैं वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को बड़ा होते देख रहा था और मेरी माँ घर के खर्चों की लंबी लिस्ट मुझे सुना देती थी। मेरे भाई पढ़ाई भी चल रही थी और घर में थोड़े बहुत बदलाव होना शुरू हो गई थी। मेरे पापा भी सफ़ेद कॉटन का सुपारी सूट पहनकर पूरे गांव में बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके घूमते थे। मेरा बेटा बाहर दुबई में अच्छे नोट कमा रहा है। मैं जब भी अपनी माँ से पूछता, वह तनख्वाह में से बचत कर रही है ना, ये बात सुनते ही वह शुरू हो जाती कि बेटा क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं? और मैं तुम्हारा एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करती हूँ, तुम्हारी बीवी और बेटी की भी सारी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। और फिर मुझे कहती तुम्हारी बहन के दहेज के लिए अभी से कोशिश करना शुरू कर दी है, तभी जाकर शादी के दिन काम आएंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी माँ अफसाना को अलग से मोबाइल लाकर दे दे, लेकिन मेरी माँ हमेशा यही कह देती कि औरतों की आदत होती है मर्दों को परेशान करने की, जरा सी बात होगी तो वह तुम्हें परेशान कर देगी, तुम उसकी तरफ से फिक्र मत करो, हम लोग उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। मुझे दुबई में 4 साल होने वाले थे। मुझसे छोटा भाई जो उस वक्त कॉलेज में था, उसने अपनी पढ़ाई करने से मना कर दिया था और साथ ही ये जिद बांध ली थी, उसे खेती बाड़ी करने का शौक है। अपनी माँ की ये फरमाइश सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो अपने पास ज़रूरी खर्च रख कर सारी तनख्वाह घर भेज देता था। मम्मी ने मुझे कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं थोड़ी सी बचत करके पैसे कुछ जोड़कर घर भेजना शुरू कर दूं, क्योंकि दिन रात की बढ़ती हुई महंगाई में अब इस तनख्वाह में घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। अब उनके बस की बात नहीं रही थी। साथ ही वो कहती तुम्हारी बीवी अलग से खर्चा मांगती हैं और उसे ये घमंड होना शुरू हो गया है कि ये घर उसके शौहर के कमाई से चलता है। तुम अपनी बीवी पर जरा सी सख्ती करो और उसे एहसास दिलाओ कि ये तुम्हारा एहसान नहीं है बल्कि तुम्हारा फर्ज है। कई बार मम्मी की बताई हुई बातों की वजह से अफसाना से लड़ पड़ता और फिर कई दिन उससे बात नहीं करता था। मेरी बेटी मुझे फ़ोन पर ही देखती थी। कई बार ऐसा होता कि अफसाना सो रही होती और मैं फ़ोन बंद कर देता। मेरी माँ का कहना था कि वह अपने घर का काम भी नहीं करती, बल्कि सारा काम मेरी छोटी बहन नुसरत कर लेती है। मैं उनकी ये बातें सुनकर गुस्सा पालता रहा। मुझे यकीन नहीं था कि अफसाना इतनी जल्दी बदल सकती है। कभी मैं फ़ोन करता तो मम्मी ये कह देती कि अफसाना अपने मायके गई है, तो इस बात पर मम्मी से नाराज़ हो जाता कि उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर उसे मायके क्यों जाने दिया। और जब मैं उसके भाई को कॉल करके बात करता तो मम्मी मुझे अपनी कसम दे देती और कहती बेटा तुम उसे वहाँ पर परेशान मत करो, वरना तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि हमने उनकी बेटी को इतना तंग कर रखा है। धीरे धीरे मैं अपनी बीवी से मन मुटाव रखने लगा था। दिन रात की मेहनत ने मुझे चिड़चिड़ा बदमिजाज बना दिया था। मैं अब कम से कम पैसों में गुजारा करना सीख लिया था। मुझे लगता था कि मेरे पैसों में मम्मी बचत करके जमा कर रही हैं और कुछ ही सालों में इतना जमा हो जाएगा कि मैं दुबई छोड़कर वापस हिंदुस्तान चला जाऊंगा और वहां जाकर कोई अच्छा खासा कारोबार करूंगा। 5 साल के बाद जब ये बात मैंने अपनी माँ से की तो वो हैरानी से कहने लगी बेटा फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की पढ़ाई और तुम्हारे बाप का इलाज ही पूरा हो पा रहा है, फिर तुम्हारी बीवी और बेटी का खर्चा भी है और तुम कोशिश करो कि अब कोई दूसरी नौकरी ढूंढो। मैं ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया।
मेरे दोस्त सब मुझे बड़ा समझाते। मुझे अपने घर वालों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने शुरू से ही मम्मी और पापा के सामने कभी जुबान नहीं खोली थी और उनकी बात मेरे लिए पत्थर पर लकीर जैसी थी। खैर, मैं इससे अच्छा नौकरी ढूंढ ली। यहाँ पर मेरी तनख्वाह 1.5 लाख के करीब थी। मेरे दोस्त तनख्वाह मिलने के बाद अच्छे अच्छे होटल में खाना खाने के लिए चले जाते और मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे पर गुजारता था। अफसाना ने अपने भाई से बोलकर अलग से मोबाइल ले लिया। वह जब अपने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश करती तो कोई ना कोई उसके पास बैठ जाता। वह मुझसे मैसेज पर कहती कि मैं हिंदुस्तान वापस आ जाऊं। यहाँ पर अब सब कुछ ठीक ठाक है, घर भी ठीक ठाक चल रहा है, आप यहाँ पर ही कोई नौकरी ढूंढ ले। बहाने बहाने जब मैं ये बात अपनी माँ से कहता तो ये सुनकर गुस्से में आ जाती और फिर रोने बैठ जाती। मेरी बहन नुसरत भी अब जवान हो रही थी, उसकी भी शादी करनी थी। अपने छोटे भाई को देखकर मुझे ये ख्याल आता था कि आखिर वह कब किसी काम धंधे में लगेगा, लेकिन मम्मी हर बार ये कहकर मेरा दिल ही तोड़ देती थी कि वह अभी छोटा है। घर में हर तरक्की हो गई थी। मैं चाहता था कि नया मकान भी बन जाए, लेकिन मम्मी चाहती थी पहले बहन नुसरत की शादी हो जाए। मम्मी अपने मायके वालों पर भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रही थी। पहले तो जब पापा कमा रहे थे तो उन लोगों का आना जाना बहुत कम था, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। अब तो आए दिन मेरे मामा के घर से कोई ना कोई घर में आया रहता और अपनी छोटी बहन का रिश्ता वो मेरे भाई से करना चाहते थे। पहले तो मेरी मम्मी ने उनकी बड़ी बेटी से मेरा रिश्ता मांगा था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि उसका रिश्ता तो उसके मामा के यहाँ तय हो गया है, क्योंकि उस वक्त हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। और अब जबकि हमारे घर के हालात इतने अच्छे चल रहे थे, तब उन्होंने अपनी बेटी के लिए मेरे भाई का रिश्ता मांगा था। और सबसे बड़ी बात ये थी, अपने बेटी के लिए भी वो मेरी बहन नुसरत को मांग रहे थे। और मुझे उनका लड़का एक आंख भी नहीं भाता था और उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। मैं अपने मामा के यहाँ सभी से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था। और अब मैं जब विदेश में काम कर रहा था तो वे लोग मेरे घर खूब आते जाते थे और रिश्ते की बात करके वो मेरी माँ को खूब लूट रहे थे। और मेरी माँ भी दोनों हाथों से खुलकर उन लोगों पर पैसे लुटा रही थी। और यूं मैं इतने सालों में एक बार भी हिंदुस्तान नहीं जा सका था। ये दिन बहुत तेजी से गुजर रहा था। मेरे बालों में अब सफ़ेदी उतरने लगी थी। अफसाना की तरफ देखता तो वह बहुत वक्त से पहले बूढ़ी लगने लगी थी। मेरी बेटी अपनी तोतली जुबान में मुझे बार बार बुलाती और कहती, सब बच्चों के पापा उनके साथ हैं, आप वापस कब आओगे। ये सुनकर मेरा दिल बैठने लगता था और मैं कॉल बंद करके रोने बैठ जाता। परदेश में तन्हा जिंदगी गुजारना निहायत ही मुश्किल था। मेरे दोस्त बड़े अफसोस के साथ मेरी तरफ देखते, क्योंकि वे तो अक्सर छुट्टियों पर घर हो आते थे। लेकिन मैं जब भी छुट्टियों पर जाने की बात करता तो मेरी माँ कोई ना कोई मजबूरी गढ़कर मुझे सुनाने बैठ जाती और मजबूरन मुझे अपने टिकट के जमा किए हुए पैसे भी घर भेजने पड़ जाते। मेरी बहन नुसरत की शादी मेरे मामा के बेटे रिहान से तय कर रखा था और मामा का डिमांड ये था कि मार्केट में मेरे बेटे की दुकान खुलवा दी जाए। उस दुकान में मेरा छोटा भाई उनका बेटा दोनों मिलकर वह दुकान चलाएंगे। जो मुनाफा होगा वह आधा आधा रखेंगे और मेरे मम्मी पापा को ये फैसला मंजूर था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इसमें फ़ायदा सिर्फ मेरे मामा का ही हो रहा था। मेरा भाई तो सिर्फ फ्री में सिर्फ उन लोगों के नौकर बन जाता और उनकी बेटी इस घर में फ्री में सब पर राज करती, क्योंकि मामा की बेटी बहुत तेज थी। वह तो आते ही सारे घर को उंगलियों पर नचाकर रख देती। लेकिन मेरी माँ को इस बात का जरा भी खबर नहीं था। वह तो न जाने कितना उन लोगों पर खर्च किए जा रही थी। मुझे तो इस बात की हैरानी थी कि मेरी बहन और मेरे माँ बाप ने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा था कि वो मेरे बिना शादी नहीं करेंगे। मुझे तो बस कमाने के लिए विदेश भेज दिया था, तो उनके लिए सिर्फ मशीन था। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए झूठी तारीफें करती और कहती, तुम्हारे जैसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। मैं वीडियो कॉल पर ही अपनी बहन और भाई की शादी होता हुआ देख रहा था, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरी बीवी और बच्ची ने बहुत ही मामूली कपड़े पहने हुए थे। जब मैं अपनी माँ से ये बात की तो वह चुप हो गई और फिर न जाने अफसाना से क्या कहा। अफसाना ने मुझे फ़ोन करना ही बंद कर दिया। मैं ये देखकर बड़ा परेशान हो जाता। कई दिन बीत जाने के बाद मैं अपनी बीवी और बेटी से बात ना करता। मेरे दोस्तों ने मुझे कई बार समझाया मैं घर वालों को बिना बताए ही हिंदुस्तान चला जाऊँ। काश उस वक्त मैंने उनकी बात मानी होती। एक बार मेरे दोनों भाई बहन ने फरमाइश की कि उन्हें आईफोन लेना है। ये सुनकर मैं गुस्से से चीख उठा और कई दिन घर कॉल नहीं की। जब भी घर से कॉल होती तो मैं फ़ौरन अपना फ़ोन बंद कर देता। मेरी माँ ने परेशान होकर मेरे कज़न से कहा। उसने मुझसे मिलकर मुझे समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाते और तुम घर फ़ोन करो। चाचा ने उन दोनों को समझा दिया है। मैं अपने दोस्त के गले लगकर रो पड़ा और कहने लगा कि मुझे मेरी बेटी और बीवी की बहुत याद आती है। रफ्ता रफ्ता मैं समझता जा रहा था, मेरे घर वालों के लिए मैं सिर्फ एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हूँ।
जिसे वह हर महीने पैसे निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। दुबई मुझे अब अपनी तरफ बुलाने लगी। मैंने अब रोज़ घंटे कॉल करना बंद कर दिया। 5 या 6 मिनट बात करता, अपनी माँ से कहता मुझे मेरी बीवी और बेटी को दिखा दे और फिर कॉल बंद कर देता। अब मैं अक्सर घूमने फिरने निकल जाता। ऐसे ही एक वक्त आया जब मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। इस तरह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और वह अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। मैं भी अपनी बीवी से दूर तन्हा जिंदगी गुजार रहा था तो बिना सोचे समझे ही राजी हो गया। मैं जानता था कि मैं अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गया था और मैंने इकरा से शादी कर ली। उसके पास उसके बाप की छोड़ी हुई अच्छी खासी दौलत थी। मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आ गया और घर भी थोड़ा बहुत रकम भेज देता था। धीरे धीरे मेरा वैल्यू वहाँ पर कम से कम होता गया। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में तूफान आया जब मुझे अफसाना के भाई का मैसेज मिला कि अफसाना कैंसर की मरीज बनकर अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये सुनकर मेरे सर पर क़यामत बीत गई। मैंने इकरा से कहा कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे इजाज़त नहीं दी। उसने मुझे कहा कि वो मुझे अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार है कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवा लूँ, लेकिन वो मुझे हिंदुस्तान नहीं भेज सकती क्योंकि उसे डर था मैं दोबारा पलटकर दुबई ना आऊँगा। मैं अजीब समस्या में फंस गया था और मैंने अपनी माँ को कॉल की और उससे गुस्से में कहा कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी का ख्याल नहीं रख सकी। इस बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई और फ़ोन बंद कर दिया। मेरा ससुर मुझे बार बार हिंदुस्तान बुलाता रहा, लेकिन मैं उन्हें बार बार खर्चा भेजता रहा, लेकिन साथ ही ये भी कह देता मेरा हिंदुस्तान पहुँचना मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे कंपनी छुट्टी नहीं देती। जब मैं वीडियो कॉल पर अफसाना को देखता तो मुझे बहुत दर्द होता। मैं अपनी खूबसूरत जवान बीवी को छोड़कर दुबई आया था ताकि अपने घर वालों के खर्च और सपने पूरे कर सकूं, लेकिन इस सफ़र में मेरी बीवी का क्या हाल हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि वे ठीक होना ही नहीं चाहती। शायद कैंसर बहुत बुरी तरह से फैल चुका था। 6 महीने के अंदर ही वह चुपचाप ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं उसके जनाजे पर भी नहीं पहुंच सका। ये देखकर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे नाता तोड़ दिया और मेरी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ दिया। वे अपनी जवान बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे और मेरे घर वालों को समझते थे और किसी हद तक ये बात ठीक भी था। मैं कई दिन दुबई में सुनसान सड़कों पर घूमता फिरता और रोता था। मेरी अफसाना के साथ प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी सिर्फ 1.5 साल की ही रही, लेकिन मैं जानता था कि वह खुदा की बंदी मुझे बहुत चाहती है। मुझे दुबई में 9 साल हो चुके थे। अब मेरी मजबूरी बन गई थी अपने घर फ़ोन करना, क्योंकि मेरी बेटी अब मेरे माँ बाप और भाई के रहमो करम पर थी और इस बात का उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। मम्मी मेरी बेटी को सामने बिठाकर उससे मेरी बात करवा देती। एक दिन मुझे बताया जाता है कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहती, लेकिन उसका खामोश और दर्द भरा चेहरा मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था। अब मेरे छोटे भाई बहन की शादी को 6-7 साल हो गए थे और कपड़ों की दुकान से वह काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे थे। मैं इकरा का कारोबार संभाल रहा था। वह मुझे ज़रूरत के हिसाब से तनख्वाह दे देती और साथ ही कुछ रकम मुझे मेरी बच्ची के लिए भी भेज देती। कई दिन से मुझे अजीब तरह के सपने आ रहे थे। मुझे नींद में लगता था अफसाना मुझे आवाज़ दे रही है। कभी वो मुझे बहुत गम में लगती थी, कभी मुझे वो किसी वीरान से शहर में भटकती हुई दिखाई देती और कभी किसी दरिया के किनारे पर बैठी हुई नजर आती। वह बार बार मुझे कहती कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं नींद में डर कर उठ जाता और रोना शुरू कर देता। इकरा भी मेरी हालत देखकर परेशान हो जाती। सपनों का ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। एक दिन इकरा मुझे कहने लगी, मुझे लगता है कि अफसाना तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं तुम्हारी बेटी जुबैदा को कोई परेशानी हो? तुम ऐसा करो कि बताए बिना ही अपने गांव हिंदुस्तान चले जाओ और देखो क्या समस्या है। मैं इकरा की ये बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने अफसाना की बीमारी में भी मुझे हिंदुस्तान नहीं जाने दिया था। लेकिन अब बात जब मेरी औलाद की थी तो उसने मुझे फ़ौरन इजाज़त दे दी। शादी के 5 साल के बाद खुदा ने इकरा को भी माँ का रुतबा दिया था। शायद इसी वजह से उसकी फितरत में इतनी नरमी पैदा हो गया। शायद वह मुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं फ़ौरन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया। 15 साल के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो हर तरफ बदलाव ही बदलाव नज़र आ रहा था। गांव को हैरानी से देखता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो मुझे पड़ोसी ने बताया कि मेरे घर वालों को कब का ये घर बेचकर लखनऊ बाजार में शिफ्ट हो गए हैं। मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। मैं पता पूछता हुआ जब अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि बड़ा ही खूबसूरत और शानदार घर बना हुआ है
और 2 खूबसूरत गाड़ियां भी खड़ी थी। देश में गुजारे 15 साल में ही इन लोगों ने मुझे बुरा बना दिया था। जब मैं हिंदुस्तान से गया था तो 26 साल का एक जवान मर्द था, लेकिन अब मैं एक थका हारा हुआ 41 साल का अधेड़ मर्द बन गया था। मैंने जब बार बार बैल बजाई तो कोई भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। वह कोई कमजोर सी लड़की थी जिसके चेहरे पर एक तरफ जख्म का निशान था। वह बच्ची कुछ देर तो हैरानी से मेरी तरफ देखती रही और फिर एकदम से मुझे पहचान कर मुझसे लिपट गई। उसे देखकर मुझे भी लगा ये मेरी ही बेटी है। मैं तड़प उठा। वह कमजोर और लाचार सी लड़की जिसके चेहरे को किसी चीज से बुरी तरह जलाया गया था, कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी जुबैदा थी। मैं जो पिछले 15 साल परदेश में मुसीबतें उठा रहा था। मेरी सगी औलाद मेरे भाई और माँ पापा के पास इस हालत में मौजूद थी। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। थोड़ी देर में एक औरत बड़े डिल डॉल से कपड़े पहने हुए चीखती चिल्लाती हुई आई। उसने जुबैदा का बाजू पकड़कर झटकते हुए मुझसे दूर करना चाहा और मैं उस औरत को अच्छी तरह से जानता था। वो मेरी माँ की छोटी बहू रजिया थी, जो कि मेरे छोटे भाई से उसकी शादी हुई थी। वो बड़ी बदतमीज सी मुझसे पूछने लगी, कौन हो तुम और इसको गले लगाकर किसका शोक मना रहे हो। मैं ये सुनकर बुरी तरह से तड़प गया और मैं चीखता हुआ जोर से चिल्लाता हुआ अपने माँ बाप को आवाज़ देने लगा और रजिया को बालों से पकड़कर अपनी बेटी से दूर किया। घर के अंदर दाखिल हो गया। वह रजिया मुझे रोकती हुई मेरे पीछे ही घर के अंदर आ गई। उस वक्त रात का खाना खाया जा रहा था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब हैरानी से मुझे देखते हुए मेरे हाथ में जुबैदा का हाथ देखकर परेशान हो गए। सबसे पहले मम्मी को ख्याल आया और मगरमच्छ के अंदाज में रोते हुए मेरे गले लग गई। फिर पापा और भाई भी बारी बारी से मेरे गले लगे। मैं उन सबको खड़ा होकर गौर से देखता रहा। मम्मी ने मेरे हाथ से मेरी बेटी जुबैदा का हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सख्ती से उनके हाथ को झटक दिया। जुबैदा डरकर सिमट कर खड़ी थी। रजिया बदतमीजी करते हुए घर से बाहर आई थी। वह मेरे भाई की बीवी थी। मेरी बेटी की हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैंने सख्ती से अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा, अफसाना की और मेरी इस यतीम बच्ची की हालत किसने की? इसका चेहरा किसने जलाया है? तो मम्मी अपने सीने पर 2 थप्पड़ मारकर कहने लगी, बेटा तुझे क्या हम जल्लाद लगते हैं? बच्ची है, शरारत की थी। नौकरानी खाना बना रही थी तो ये किचन में चली गई। उसके हाथ में गर्म पानी का पतीला था। वह उस पतीले से टकरा गई और उसके मुंह पर यह पानी गिर गया। मुझे उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले जुबैदा ने अपने चाचू के फ़ोन से मैसेज किया था, पापा आप वापस आ जाओ, ये मेरी माँ की तरह मुझे भी मार देंगे। मैंने जुबैदा को सामने करते हुए पूछा, जुबैदा बेटा तुम बताओ तुम्हें किसने जलाया? डरो मत, अब मैं वापस आ गया हूँ। जुबैदा ने डरते डरते अपनी चाची की तरफ इशारा कर दिया। फिर मेरे अंदर दबा हुआ बरसों का लावा फूट पड़ा और मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। मैंने अपनी मम्मी और पापा से सवाल किया, मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ। मैं बरसों तक आपके लिए अपने देश से दूर परदेश की परेशानियां काटता रहा और पीछे मेरी बीवी इलाज के लिए तड़प तड़प कर मर गई। मैं जब भी वापस आना चाहता था तो मुझे रोक दिया जाता था। अभी मुझे कुछ मालूम न होता अगर जुबैदा छुपकर अपने चाचू के फ़ोन से मेरे नंबर पर मैसेज ना करती। वह तो शुक्र है कि मेरी दूसरी बीवी ने वो मैसेज मुझे पहुंचा दिया। अगर उसका दिल भी तुम लोगों की तरह सख्त होता तो शायद अपनी माँ की तरह मेरी बेटी जुबैदा भी किसी दिन तुम्हारे जुल्मों का निशाना बनकर इस दुनिया से चली जाती। ये सुनकर मेरे घर वाले हैरान खड़े रहे। फिर एकदम से मेरा भाई आगे बढ़ा और कहने लगा, बस भाई, जितना तुम्हें बोलना था बोल लिया। इतने सालों के बाद घर लौटे हो, अगर इज्जत से घर में रहना चाहते हो तो रहो, वरना अपनी इस बेटी को लेकर यहाँ से चलते बनो। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हुआ। जैसे ही कुछ कहने लगा तो मम्मी भी मेरे भाई का साइड, रजिया का साइड लेकर बोलने लगी और कहा कि ठीक है, हम माँ बेटा अगर इतने ही बुरे हैं तो अब हम तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। जब तुम दूसरी शादी कर ही चुके हो तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दूसरी बीवी ही पाल सकती है। हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करें। मैं हैरानी से अपने पाँव पर कैसे खड़ा था ये सिर्फ मैं ही जानता था। बरसों बाद अपने देश लौटकर एक लंबा सफ़र करके अपने घर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था और घर वाले भी। मैं चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर चल दिया, ये सोच कर कि क्या अपने भी इस तरह हो सकते हैं। मैं पागल हो रहा था। मुझे अपने माँ बाप और भाई बहन पर कितना भरोसा था, उन लोगों को कितना मानता था। टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने एक दोस्त के घर चला गया। वहाँ कुछ दिन रुका। फिर मेरी दूसरी बीबी इकरा ने मेरी बेटी का पासपोर्ट वीज़ा भिजवा दिया। अपनी बेटी को लेकर दुबई पहुँच गया। इकरा ने पूरे खुले दिल के साथ मेरी बेटी जुबैदा को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं सब कुछ लुटाकर भी खाली हाथ खड़ा था। मेरे साथ एक रहमदिल बीवी भी थी जिसने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, वरना अपनों की बेरुखी ने तो मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसी तरह कुछ वक्त बीत गया। मैं और इकरा ने मिलकर अपनी बेटी का इलाज करवा दिया।
उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। मेरी बेटी बिल्कुल अफसाना की तरह थी, क्योंकि अफसाना भी बहुत खूबसूरत थी। इकरा ने भी मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा था। अब मुझे अपनों से तो कोई उम्मीद नहीं थी। जो अपने थे वह इस कदर जालिम थे, और जो मुझे चाहते थे मैंने उसको कभी अपना ना समझा। कुछ साल के बाद मेरे घर से फ़ोन आया, एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया और तुम्हारी मामा की बेटी रजिया अपाहिज हो गई है। जब तुम्हारी माँ को कब्र में उतारने लगे तो कब्र में आग के शोले निकलने लगे। आज भी तुम्हारी माँ के कब्र पर सांप और बिच्छू बैठे हैं। तुम्हारी माँ और बहन भाई दौलत के खातिर तुम्हारी बीवी की जान ले ली और उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे भाई के कारोबार में अच्छा खासा नुकसान हुआ है और आज वह भी भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। उनके ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है, उन्होंने सब कुछ बेच दिया है। मैं अपनी बेटी के सामने बैठा सोच रहा था, जिस दौलत पर उन्होंने कब्जा किया और जिस दौलत की खातिर उन्होंने मेरी बीवी की जान ली और मेरी बच्ची पर जुल्म किया और मुझे घर से निकाला, वे दौलत उनके किसी काम नहीं आई और उनका सब कुछ लुट गया और वे तबाह बर्बाद हो गए। अब वह दर दर की खाक छानने पर मजबूर हो गए हैं और मैं आज अपनी मुकम्मल खुशियों से भरी ज़िंदगी अपने बच्चों और बीवी के साथ जी रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर कमी है तो वो सिर्फ अफसाना की। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।